सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा दरअसल कोर्ट बंद हो रहा था क्योंकि होली की छुट्टी हो रही थी। शाम में मैं भी अपने घर जाने के लिए निकला था, तभी उत्पाद विभाग यानी दारू की अदालत के कार्यालय में बरामदे पर एक लड़का स्कूल बैग लिए बैठा मिला। उत्सुकतावश मैं उसके नज़दीक चला गया और जब मैंने उसे देखा तो उसका बैग बिल्कुल नया था और साफ देखने से पता चल रहा था कि वह स्कूल पढ़ने जाने वाला बच्चा अपने इस बैग को लिए यहाँ बैठा है। मैंने पूछा कि स्कूल का बैग लिए यहाँ कोर्ट में क्यों बैठे हो, तो पुलिस वाले मुस्कुरा कर बताए कि इस बच्चे को शराब की बिक्री के मामले में पकड़ लिया गया है और यह स्कूल के बैग में ही शराब बेच रहा था। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से शराब पर रोक के नाम पर बिहार में गोरख धंधा चलता है और इस गोरख धंधे की जद में आम आदमी यानी गरीब आदमी आ रहा है। कोई अमीर, कोई रसूखदार व्यक्ति एक भी दिन बिना शराब के नहीं रहा। जिसे शराब का लत है, जो शराब का आदी है, उसे शराब उसके घर में अवेलेबल हुआ है और उसने शराब पी है और उसे सजा भी नहीं हुआ। जो शराब माफिया बड़े पैमाने पर एक राज्य से दूसरे राज्य पर में ट्रक से या बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी कर रहा है, उनमें से किसी एक को सजा पाते आपने बहुत कम देखा होगा। लेकिन गरीब आदमी जो गांव में उसके जीवन का सहारा शराब है या जो लाचारी की स्थिति में शराब बेच रहा है, उसे हमेशा आप कोर्ट के पास चक्कर काटते, हथकड़ी लगे और सजा पाते हुए देख सकेंगे। इस बच्चे को देखने के बाद मैंने पूछा उस बच्चे से कि बाबू तुम बैग लिए यहाँ क्यों आए, क्यों तुम्हें शराब बेचने की आवश्यकता पड़ी, आखिर मुझे बताओ। उसने मुझे जो बताया वह वर्तमान सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है और यह बताने के लिए काफ़ी है कि शराब बंदी के नाम पर किस तरह फिर एक बार दलितों को, गरीबों को, लाचार को, बिहार के बेचारों को सताया जा रहा है। उस बच्चे ने बताया कि मेरे पिताजी ट्रक के ड्राइवर हैं, माँ भी है, मैं इस परिवार में ठीक ठाक हूँ, खा लेता हूँ, भूखा नहीं सोता हूँ, लेकिन मैं 12 का एग्जाम नहीं हूँ और मुझे कोचिंग करने की आवश्यकता थी क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है। मुझे 3-4 विषय की कोचिंग लेनी थी, टोटल मिलाकर 15,000 रुपया लग रहा था और उस 15,000 के लिए मुझे किसी ने बताया कि अगर तुम 2-4 दिन होली के वक्त शराब की बिक्री कर लोगे तो 15,000 रुपये की आमदनी हो जाएगी और उस 15,000 रुपये से तुम सारा कोचिंग एक साथ कर सकते हो। उस बच्चे ने बताया उसे फिजिक्स की कोचिंग लेनी थी, उसे केमिस्ट्री की कोचिंग लेनी थी, उसे अन्य विषयों की कोचिंग लेनी थी। उसने मुझे जोड़कर बताया कि टोटल मिलाकर 15,000 रुपये कोचिंग में लग रहे थे और इसलिए उसने इसी स्कूल बैग में दूसरे से शराब मांग कर ला करके बेचना शुरू कर दिया कि पिताजी को अतिरिक्त बोझ ना पड़े, मैं खुद 15,000 कमाकर कोचिंग में एडमिशन करा लूंगा। ये एक घटना बिहार की जनता को बताने के लिए काफ़ी है कि आपने जिस व्यक्ति को बिहार सौंपा है, बिहार की बर्बादी के जिम्मेवार आप जनता जनार्दन हैं और बिहार में अगर कोई गरीब आदमी इस तरह प्रताड़ित हो रहा है तो उसके भी जिम्मेवार आप हैं। आप याद करिए, नीतीश कुमार ने शराब बंदी से पहले गांव-गांव में पंचायत लेवल पर शराब के ठेके खुलवाए थे। आप याद करिए, हम सबको भी खुशी हुआ था कि चलो रोजगार नहीं मिल रहा है तो कम से कम पुश्तैनी पैसे में यानी खजूर, ताड़, इसकी ताड़ी चुवाकर शराब महुआ से बना करके जो लोग बेचते हैं उन लोगों को अगर ठेका मिल जाए, लाइसेंस मिल जाए तो कम से कम अपने परिवार का गुजर बसर तो ये लोग कर लेगा। और ऐसी परिस्थिति में गांव-गांव, गली-गली जब दारू की ठेके खोले गए तो मैंने देखा था, मैंने खबर भी चलाई थी और मैंने विरोध भी किया था। जमुई के महिला स्कूल, गर्ल्स स्कूल के बगल में भी
शराब का ठेका खुल गया था, जहां शराब पीकर के लोग चीखते चिल्लाते नजर आते थे। जब कई महीने वर्ष तक लोगों को शराब पर डिपेंडेंट बना दिया गया, शराब बेचने के आदी हो गए, उन्होंने कोई दूसरा रोजगार चुना नहीं, उनका पूरा परिवार इस शराब की खरीद बिक्री चुलाई और बनाने पर निर्भर हो गया, तब अचानक शराबबंदी की याद आई और शराबबंदी कर दी गई। शराबबंदी अच्छी बात है। मैं एक ही बात के लिए नीतीश कुमार को हमेशा प्रशंसा करता हूं, उनकी बड़ाई करता हूं, क्योंकि शराबबंदी करने से शहर में सड़क पर कोहराम रुक गया। मैं इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं, लेकिन इन गरीबों की प्रताड़ना को देख करके शराबबंदी को कहीं भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शराबबंदी के इस दौर में भी शराब रसूखदारों को आराम से उपलब्ध हो रहा है और गरीब इसमें इस चक्की में पिस रहे हैं। अगर शराबबंदी करना ही था तो इन शराब बेचने वाले लोगों को जिनको शराब के ठेके पर आश्रित बना दिया गया, जो शराब के व्यवसाय में जिन्हें आश्रित बना दिया गया था, उन्हें किसी दूसरे रोजगार में ट्रांसफर करके, उन्हें दूसरे रोजगार पर निर्भर करके उसके परिवार को स्वावलंबी बनाने के बाद अगर शराबबंदी की जाती तो आज गरीब इस तरह से पिस नहीं रहा होता। आप देखेंगे कि हर जेल में गरीब ठूसे पड़े हुए हैं, उन्हें मोहरा बनाकर 500, 400, 200 रुपए में शराब की बोतल लेकर के जो मेन ठेकेदार है वो भेज देता है और गिरफ्तार होने के बाद उन पर मुकदमा दर्ज होता है और न्यायालय में भी उसे धड़ाधड़ सजा हो रही है, जबकि जो आदमी रसूखदार है वो छूट जा रहा है। अभी हाल ही में जमुई के ही एक उत्पाद अदालत में मैं खड़ा था, एक महिला जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, इस तस्वीरों में आप देखिए, वो 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ आई थी। वो अनपढ़ महिला, उसे पता भी नहीं था कि उसे उस दिन सजा हो जाएगी और वो जेल चली जाएगी। उसे सजा सुनाया गया, तब वो बच्चे भी साथ आए थे, उसके परिवार की वृद्ध महिलाएं भी साथ आई थी। महिला दहाड़ मारकर रोने लगी और तीनों बच्चे पीछे पीछे रोते जा रहे थे। उस महिला ने कहा कि उसे तो पता भी नहीं था कि ये मुकदमा ट्रायल क्या होता है और उसे सजा क्यों सुनाई गई, और अब बच्चे जिनको वो छोड़ कर जाएगी उसे रखेगा कौन, क्योंकि उसका पति कहीं बाहर कमाता है। उसी शराब के व्यवसाय में जुड़ करके वो बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। इन तस्वीरों से आप विश्वास करिए कि आखिर क्या हो रहा है। मैं क्यूल में, चूँकि जमुई में ट्रेन रुकती नहीं है, जो अभी मैंने चर्चा की थी, क्योंकि जमुई में आपने ऐसे सांसद, विधायक, ऐसे नेताओं का अपना रहनुमा चुन लिया है जो जमुई का विकास नहीं अपना विकास कर रहा है। ऐसे में बहुत सारी ट्रेनें हावड़ा दिल्ली मुख्य मार्ग पर जमुई मुख्यालय होने के बावजूद यहाँ ट्रेन नहीं रुकती है। ऐसे ही एक ट्रेन में मैं किसी अपने परिवार वाले को चढ़ाने के लिए क्यूल जा रहा था। रास्ते में लखीसराय से क्यूल जाने के लिए मैंने नदी में गाड़ी अंदर प्रवेश कराई तो मुझे दिखा कि एक बच्चा 2-3 थैला और कार्टून लिए नदी के बीच में खड़ा है। मैंने गाड़ी रोकी, मेरी उत्सुकता हमेशा ऐसे ही बनी रहती है। मैंने गाड़ी रोककर उस बच्चे के नज़दीक जाकर, वो भागने लगा, मैंने उसे समझाया मत भागो, और मैंने उससे पूछा कि बाबू ये बताओ तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा मैं शराब बेच रहा हूँ। मैंने पूछा कि आखिर तुम्हें ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो गई। उसने बताया कि मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने बताया कि मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ और नवोदय विद्यालय में पढ़ने के बावजूद मेरे घर में अब कोई सहारा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मैं स्कूल से आकर के इस शराब को नदी में इसलिए बेचता हूँ ताकि पुलिस पकड़ ना पाए, और अगर शराब की बिक्री नहीं होगी तो परिवार के अन्य लोगों का पालन पोषण कैसे होगा। अभी सरकार लगातार शराब के मामले में गरीबों को पकड़ करके उसके ऊपर फाइन करती चली जा रही है और फाइन लेकर के उसे छोड़ा जा रहा है। जो फाइन आप सरकार गरीबों से वसूल रहे हैं वो सूद पर पैसा उठाकर आपको फाइन दे रहा है, फाइन जमा करा रहा है। मैं चाहता हूं कि न्यायालय जो सर्वोपरि है, न्यायालय जिसे स्वतः संज्ञान का अधिकार है, न्यायालय जो सरकार गलत करती है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए वो इस मामले में हस्तक्षेप करे कि जो पैसा जुर्माना के रूप में शराब बिक्री के लिए गरीबों से वसूला जा रहा है वो पैसा भी सूद पर उठाया जाता है। और ये अपराध का दलदल, पहले शराब बिक्री, फिर सूद में पैसा उठाने के बाद अपराध का यह दलदल अपराध दर अपराध की ओर गरीबों को धकेलता चला जा रहा है। और अगर इसे रोका नहीं गया तो बिहार, जो एक बार घने अंधेरे में पहले से डूबा हुआ है, वहाँ के गरीब और अंधेरे कुएं में डूबते चले जाएंगे और वो गौरवशाली बिहार एक बार पूरी तरह अंधकार में डूब जाएगा, जहाँ गरीब हाहाकार करेंगे। और फिर ऐसी परिस्थिति में वर्तमान सरकार उनको देखकर अट्टहास ही तो कर रही है, अन्यथा इतने दर्द 2-3 तो मैंने सुना दिए और ये किस्से हर जगह, हर शहर, हर गांव गलियों में उपलब्ध हैं। उसका सर्वे कराकर मैं चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय इस पर स्वतः संज्ञान लेकर तहकीकात कराए और ऐसे गरीबों को रोजगार में जोड़कर उसे जीने के साधन उपलब्ध कराए,
ताकि गलत धंधे में, अपराध में महिलाएं, उनके बच्चे, उनके मासूम बच्चे इस तरह से लिप्त होकर बर्बाद ना हो। धन्यवाद, प्रणाम। ताजा मामला जानीपुर थाना क्षेत्र के बुद्धा रिजॉर्ट का है, जहां होली से पहले जमकर शराब पार्टी चल रही थी, लेकिन गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और 3 डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कई अधिकारियों को भी पकड़ा था, लेकिन उनको इसलिए छोड़ दिया गया कि उनके पास शराब नहीं थी और न ही उन्होंने सेवन किया था। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इस पार्टी में पटना के कई नामचीन डॉक्टर्स, न्यायिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी शामिल होने की खबर है। लगभग 30 डॉक्टर और अधिकारी के साथ दर्जनों बार बालाएं भी इस पार्टी में शामिल थी। गिरफ्तार किए गए डॉक्टर्स में मूल रूप से समस्तीपुर के रहने वाले। तो खबर क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं कि सवाल कई खड़े होते हैं कि शराबबंदी है बिहार में, बावजूद उसके क्या वाकई मजाक बनाया जा रहा है शराबबंदी के नाम पर? शराब पार्टी करने के लिए आखिर परमिशन किसने दिया? किसकी परमिशन से ये लोग शराब पार्टी कर रहे थे? क्या बिहार में बाहर से शराब की सप्लाई हो रही है? अगर हो रही है तो बिहार तक ये शराब कैसे पहुंच रही है? शराब पार्टी में शामिल लोगों पर सख्त से सख्त क्या वाकई कार्रवाई की जाएगी? तो शराबबंदी वाले बिहार में आखिर शराब कहां से आई, कहां से सप्लाई की जा रही है और किन के परमिशन से ये लोग शराब पार्टी कर रहे हैं? ये कई बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। होली भी नजदीक है, उससे पहले शराब पार्टी का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। तो आपको बता दें कि इस रिजॉर्ट में शराब पार्टी चल रही थी, बारबालाओं के साथ ठुमके लगाए जा रहे थे। तो दानापुर का ये पूरा मामला है। 3 डॉक्टर्स को भी अरेस्ट किया गया है, वो भी इसमें शामिल थे। तो डॉक्टर और अधिकारी भी शराब पार्टी का हिस्सा रहे, जिसके बाद यहां पर पुलिस पहुंचती है, छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल जो पूछताछ है वो की जा रही है। तो शराब के नशे में डॉक्टर्स पाए गए। चल रही थी शराब पार्टी, अचानक से पुलिस यहां पर पहुंची। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा